नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग आज कर रहे हैं कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसके तहत देखेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग देखेंगे और बजटिंग देखेंगे। ठीक है, इसके तहत हम लोग देखेंगे 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे MCQ। तो चलिए आरंभ करते हैं। और ये हम लोग कर रहे हैं कॉमर्स से, तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग देख के समझ ही गए होंगे कॉमर्स से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। कॉमर्स इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि मेरा भी कॉमर्स ही है, क्योंकि मैं BCom किया हूँ प्लस CA में इंटरमीडिएट किया हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसके अनुसार लागत वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा का एक मौद्रिक माप है? तो मौद्रिक माप कौन है? तो है केस 1। ठीक है, निम्न में से लागत लेखा शास्त्र में सम्मिलित है। लागत लेखा शास्त्र में सम्मिलित कौन कौन है? लागत अंकन, लागत लेखांकन, लाभकारिता का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऊपरी व्यय को कितने भागों में बांटा जाता है? ऊपरी व्यय को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न में से ऊपरी व्यय में शामिल है। ऊपरी व्यय में क्या शामिल है? कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, विक्रय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या हो जाएगा? इसे 3 भागों में बांटा गया था। ऊपरी व्यय को 3 भागों में बांटा गया था और 3 भागों में कौन कौन है? कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, विक्रय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्रिया स्तर में परिवर्तन होने पर लागत के आचरण के आधार पर उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वे लागतें जो उपक्रम में अल्पकालिक उचावचों से प्रभावित नहीं होती कहलाता है अस्थायी लागत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से सही कौन है? मूल लागत बराबर प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष प्रभार व्यय। पहला हो गया। कारखाना लागत बराबर मूल लागत प्लस कारखाना ऊपरी व्यय। कुल लागत कार्यालय बराबर होता है कार्यालय लागत प्लस बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय। उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त में से सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एवं विभाग क्रय का सूत्रपात करते हैं? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति विभाग क्रय का सूत्रपात करते हैं? कौन हो जाएगा? कोठारी या भंडारी, उत्पादन नियोजन विभाग, उत्पादन विभाग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिस पद्धति में जो सामग्री पहले प्राप्त होती है उसे उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन विभागों को पहले निर्गमन किया जाता है कहलाता है क्या? FIFO। और FIFO मेथड में क्या है? पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, FIFO पद्धति का उपयोग होता है जब बाजार में मूल्य गिरते जा रहे हो, सामग्री की खपत धीमी हो, A B दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा C, A B दोनों। जब बाजार में मूल्य गिरते जा रहे हैं और सामग्री की खपत धीमी है तब FIFO पद्धति का उपयोग किया जाता है, जबकि पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, निम्न में से भार युक्त औसत मूल्य पद्धति के लाभ हैं। भार मुक्त औसत पद्धति के लाभ है कौन? वैज्ञानिक पद्धति, सरल गणना और मूल्यों की मिश्रित व्यवस्था। उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सरल गणना, वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यों की मिश्रित व्यवस्था। ABC तकनीक का पूरा नाम क्या है? ABC तकनीक का पूरा नाम क्या है?
ऑलवेज बेस्ड कंट्रोल, ऑलवेज बेस्ड कंट्रोल, ABC टेक्निक बोलते हैं, ऑलवेज बेस्ड कंट्रोल। उपकार्य लागत विधि के निम्न में से कौन से अन्य नाम है? उपकार लागत विधि के निम्न में से कौन से कार्य हैं? उपकार आदेश लागत विधि, विशिष्ट आदेश लागत विधि, उत्पादन आदेश लागत विधि, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। विशिष्ट आदेश लागत विधि, उपकार आदेश लागत विधि, उत्पादन आदेश लागत विधि। उपकार में किस विधि लागत के निर्धारण में अपनाई जाती है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? उपकार में किस विधि लागत के निर्धारण में अपनाई जाती है? क्या हो जाएगा? अनुमान, नियोजन, उत्पादन आदेश, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अनुमान, नियोजन और उत्पादन आदेश सभी को प्रयोग किया जाता है। उत्पाद जो मुख्य प्रक्रिया में अस्वीकृत सामग्री से प्राप्त होता है या किसी मुख्य उत्पाद के उत्पादन में प्राप्त होता है, जहां सामग्री के मूल्य पर मुख्य उत्पाद से पृथक होने पर विचार किया जाता है, कहलाता है उत्पादन, सह उत्पाद, उत्पाद, उपोत्पाद। क्या उसका हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपोत्पाद। अब प्रश्न है, उपोत्पाद वे है जो, उपोत्पाद क्या है? किसे कहते हैं उपोत्पाद? उपोत्पाद वे है जो मुख्य उत्पाद के निर्माण में जाने एवं अनजाने पैदा हो जाते हैं। जो मुख्य उत्पाद कर रहे हैं उसमें से एक नया उत्पाद जाने अनजाने में क्या होता है? पैदा हो जाता है, उत्पन्न होता है। उपोत्पाद मुख्य उत्पाद की तुलना में कम महत्व एवं कम मूल्य का होता है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। उपोत्पाद क्या होता है? एक जो मुख्य उत्पादन कर रहे हैं उसी उत्पादन में से वो जाने अनजाने में एक नया उत्पादन हो जाता है। ठीक है, और उपोत्पाद का जो मुख्य उत्पादन की तुलना में कम महत्व होता है, कम लागत होता है। समाधान पत्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सी कार्य करने चाहिए? समाधान जब पत्र बनाते हैं तो उसमें से क्या कार्य करना चाहिए? क्या हो जाएगा? लागत लेखे के लाभ का आधार, ज़्यादा जोड़ो कम घटाओ, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त में से सभी। निम्न में से अस्थायी अथवा स्थित व्यय में के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर से प्रश्न किए, निम्न में से अस्थायी अथवा स्थित व्यय के अंतर्गत सम्मिलित है सड़क लाइसेंस फीस, वाहन का बीमा प्रीमियम, परिचालक, मैनेजर या निरीक्षक का वेतन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से धावन या परिचालन व्यय में सम्मिलित है। धावन या परिचालन व्यय में क्या सम्मिलित है? ठीक है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल इत्यादि की लागत, ड्राइवर का अधिक समय यानी ओवर टाइम, ह्रास प्रति किलोमीटर। यहाँ पे प्रति किलोमीटर हो गया है, किलोमीटर होगा। ठीक है, किलोमीटर। उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण मतलब कॉस्ट ऑडिटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग की नियुक्ति कौन करता है? कॉस्ट ऑडिटर जो रहता है, ऑडिटर को नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार, संचालक मंडल द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? तो बताइए इसमें से कौन करता है? करता है संचालक मंडल द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके। सी हो जाएगा लागत अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ है। सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अवधि लागत का अर्थ है, अवधि लागत का अर्थ है क्या है? स्थिर लागत। ठीक है, सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के मध्य महत्वपूर्ण अंतर किसके व्यवहार से संबंधित है? तो जो है स्थिर ऊपरी व्यय से संबंधित है।
निम्न में से शट डाउन पॉइंट गणना करने की विधि, शट डाउन पॉइंट गणना करने की विधि कौन है? शट डाउन पॉइंट बराबर नेट स्केवेबल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। शट डाउन पॉइंट बराबर नेट स्केवेबल कॉस्ट बटे पी बटे भी रेशियो। शट डाउन पॉइंट बराबर अवॉइडेबल एक्सपेंसेस प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रॉ मटेरियल। इसमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अनुपात विश्लेषण पूंजी बजटन विनियोग पर प्रत्यय आदि किसके निर्धारण एवं नियंत्रण में प्रयोग होता है? उत्पादन, बिक्री, संगठन की संपूर्ण कार्यकुशलता अब वित्त किसके लिए होता है? तो होता है ये वित्त के लिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्न पर विचार करिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। क्या होता है? पहले बिक्री बजट, उसके बाद उत्पादन बजट, ठीक है, उसके बाद सामग्री बजट, उसके बाद ऊपरी व्यय, उसके बाद पूंजी व्यय बजट, उसके बाद मास्टर बजट। किसमें है? 3, 4, 3, 2, 1, 5, 6 ए में है। ये सही हो जाएगा। जीरो आधार बजट इस पक्ष पर आधारित है कि प्रबंध लागत के अधिअनुमान की ओर झुकते हैं, साधनों की न्यूनता है और उनका प्रयोग कुशलतापूर्वक होना चाहिए, भविष्य भूतकाल का वर्तमान परिप्रेक्ष्य नहीं है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर सभी हो जाएगा। कार्य उप विभाजन की समांतर योजना के अंतर्गत, कार्य उप विभाजन की समांतर योजना के अंतर्गत कार्य विशिष्टीकरण बढ़ाया जाता है, कार्य विश्लेषण बढ़ाया जाता है, कार्य विस्तार बढ़ाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य विस्तार बढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट के अनुमान और वास्तविक के बीच विस्तृत विचलन होगा। क्या होगा? बजट के अनुमान और वास्तविक के बीच विस्तृत विचलन होगा। क्या होगा? प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को उखाड़ना। ठीक है। यदि महाप्रबंधक विक्रय प्रबंध को कुछ विक्रयकर्ता उसकी तरफ से नियुक्ति करने के लिए कहता है तो यह एक उदाहरण होगा किसका? प्राधिकारों के प्रत्यायोजन का। ठीक है। इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? बोल रहा है इंग्लैंड में कंपनी के जो खातों का जो था ऑडिटिंग था वो कब अनिवार्य किया गया? तो वहाँ पर 1844 में अनिवार्य किया गया था। अब भारत में कब हुआ था? भारत में कंपनी को अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? भारत में कंपनी के खातों को अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया था? भारत में 1914 में। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया? भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 में। कंपनी अंकेक्षण में अंकेक्षक की योग्यताएं कंपनी अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए? तो धारा 226 के अनुसार होनी चाहिए। मानवीय स्मरण शक्ति होती है सीमित। छोटे एकांकी व्यापार में समानता अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि इसके जो मालिक होता है उस पर पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है। एक अंकेक्षक होता है पालतू कुत्ते की तरह। एक अंकेक्षक जो होता है, ऑडिटर होता है, वो पालतू कुत्ते की तरह ही होता है। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण कब कराया जाता है? बताइए। वर्ष के मध्य में। जैसे कि जैसे फाइनेंशियल ईयर जैसे चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कब?
22-23 चल रहा है। तो इसके बाद जो ऑडिट कराएंगे हम अंतरिम अंकेक्षण करवाएंगे, ऑडिटिंग करवाएंगे, कब करवाएंगे? 30 तारीख तक करवा लेंगे, 30 सितंबर तक। ठीक है, तो कब कराएं? फाइनेंशियल ईयर के बीच में करवाएं ना, तो बीच में हो गया ये मध्य वर्ष के मध्य में। नए शेयरधारक के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं क्या चीज? जब किसी कंपनी में पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर का प्रवेश होता है, एक ही कंपनी है और इसमें से एक नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा? कंपनी का ऑडिटिंग होगा, और जो कंपनी का जो सिस्टम ऑडिटिंग होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं आकस्मिक अंकेक्षण। ठीक है, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है उच्च अधिकारियों के कार्य की, उच्च अधिकारी के कार्य की जांच होता है। चिट्ठा अंकेक्षण में जांच होती है। चिट्ठा अंकेक्षण में किसका जांच होता है? सभी संपत्ति एवं दायित्वों की, सभी एसेट्स के और लायबिलिटी की। ठीक है, परीक्षण जांच के अंतर्गत क्या होता है? खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है। निम्नलिखित में से कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है? निम्नलिखित में से कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो होता है आंतरिक निरीक्षण। ठीक है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है आंतरिक निरीक्षण। अवशिष्ट मूल संबंधी होता है किससे? प्लांट और मशीन से। अवशिष्ट जो मूल होता है किसका होता है? प्लांट और मशीन का है। अवशिष्ट मूल के लिए ख्याति तो होगा नहीं। ख्याति क्या होता है? गुडविल होता है, गुडविल। ठीक है, स्टॉक तो देख ही रहे, नहीं होगा। औसत लाभ विधि संबंधित है। औसत लाभ विधि संबंधित है किसके? ख्याति के मूल्यांकन से। गुडविल के जो मूल्यांकन करेंगे उससे है औसत मूल विधि संबंधित। मूल्यांकन के उच्चतम मूल पहले निर्गमन विधि का प्रयोग होता है। क्या होता है? जब सामग्री का मूल बढ़ रहा हो। ठीक है, दूसरा है मूल्यांकन की आंतरिक मूल विधि संबंधित है। मूल्यांकन की आंतरिक मूल विधि संबंधित है अंश से। अंश मतलब शेयर। ठीक है, क्या होगा? अंश मतलब शेयर होगा, डिवेंचर होगा? बताइए। एक व्यय आयगत व्यय होता है क्योंकि, एक व्यय आयगत व्यय होता है क्योंकि क्या होता है? यह चालू अवधि के लाभ से संबंधित होता है। राशि छोटी होती है, एक सकल विक्रय मूल्य से घटाया जाता है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? यह चालू अवधि के लाभ से संबंधित होता है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है संचालकों द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? सभी के द्वारा किया जाता है कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? तो धारा 233(1) के तहत कंपनी का विशेष ऑडिटिंग होता है। ठीक है, त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है। जो त्रुटि है और जो कपट लोग करते हैं कंपनी के साथ, उसका पता न लगाना क्या कहलाता है? दीवानी दायित्व। ठीक है, जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना क्या कहलाता है? सपराध दायित्व। सपराध दायित्व कहलाता है। ठीक है, निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहते हैं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए न्यायालय का स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग करना हो तो न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक है इसमें। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 55 संबंधित है प्रविवरण से। प्रविवरण
से संबंधित है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 संबंधित है किससे? अंश प्रमाण पत्र से। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? सार्वजनिक कंपनी में कितना होना चाहिए? 3 संचालक होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 208 संबंधित है किससे? बताइए। स्वतंत्र रूप से नियुक्त बाह्य व्यक्ति द्वारा, संस्था के कर्मचारियों द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा, अंशधारियों द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा, किसके द्वारा संबंधित है? तो संस्था के कर्मचारियों द्वारा है। आंतरिक अंकेक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्था के कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। कंपनी के कुछ अधिकारी लोग ऑडिटिंग कर लेते हैं पहले आंतरिक रूप से। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी आदत पूंजी को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा है, बैंकिंग कंपनी अपने अंशों की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम राशि नहीं ले सकती। बैंकिंग कंपनी अचल संपत्ति की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। क्या है तीनों कथन में? कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी आदत पूंजी को प्रभावित नहीं कर सकती। बैंकिंग कंपनी अपने अंशों की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम राशि नहीं ले सकती। बैंकिंग कंपनी अपनी जो कंपनी है अचल संपत्ति की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकती। ठीक है, शोधन कोष का उपयोग किया जा सकता है। शोधन कोष का उपयोग किया जा सकता है क्षयी संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए, संपत्ति के जीवन वृद्धि के लिए, संपत्ति के बृहद उपयोग के लिए और संपत्ति के ह्रास में अपलिखित करने के लिए। किसके द्वारा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षयी संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए। एक अंकेक्षक को संपत्ति का सत्यापन करने के लिए निम्न में से किस बात पर ध्यान देना आवश्यक है? एक अंकेक्षक को संपत्ति का सत्यापन करने के लिए निम्न में से किस बात पर ध्यान देना आवश्यक है? बताइए आप लोग इसको। क्या हो जाएगा? संस्था के स्थिति विवरण में संपत्तियां स्पष्ट रूप से लिखी गई है। संपत्तियां स्थिति विवरण की तिथि को संस्था के पास विद्यमान थी। संपत्तियां व्यापार के लिए उचित अधिकार से प्राप्त की गई है। संपत्तियां प्रयोग में आने योग्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा संपत्तियां प्रयोग में आने योग्य नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। यदि कोई प्रमाणक 500 रुपये से अधिक का है तो उस पर कौन सा टिकट लगाना आवश्यक है? बोल रहा है यदि कोई प्रमाणक 500 रुपये से अधिक का है तो उस पर कौन सा टिकट लगाना आवश्यक है? कौन सा टिकट लगेगा इस पर? तो लगेगा इस पर रसीदी टिकट। ठीक है, वैधानिक रिपोर्ट की एक प्रति निम्न में से किसके पास न भेजने पर न्यायालय द्वारा कंपनी का विघटन किया जा सकता है? वैधानिक रिपोर्ट की जो वैधानिक रूप से है जो उसका रिपोर्ट एक प्रति निम्न में से किसके पास ना भेजने पर न्यायालय द्वारा कंपनी का विघटन किया जाता है। न्यायालय कंपनी को क्या करेगा? विघटन कर देगा। तो कंपनी पंजीयक के पास, कंपनी पंजीयक के पास नहीं भेजेगा तो वैधानिक रिपोर्ट, तो न्यायालय द्वारा इसको क्या कर देगा? कंपनी को विघटन कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। निर्माणी एवं अन्य कंपनियों से संबंधित 1975 के आदेश के पश्चात नाम ऑडिट रिपोर्ट का आदेश कब पारित हुआ? नाम ऑडिट रिपोर्ट कब पारित हुआ? 1988 में। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के सदृश है, परंतु वह रक्त पियासित कुत्ता नहीं। यह निम्न में से किस निर्णय का भाग है? यहाँ पे एक बोल रहा है जो ऑडिटर है एक रखवाली करने वाले कुत्ते के जैसा है, लेकिन वो रक्त पीने खून पीने वाले कुत्ते की जैसा नहीं है। यह निम्न में से किस निर्णय का भाग है? या किस निर्णय में कब निर्णय दिया गया था उसका भाग है?
किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1896 में दिया गया था। ये जो निर्णय जो है 1896 में दिया गया था, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।